अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज आईने पाकिस्तान के खालिक, जमहूरियत की खातिर जान कुर्बान करने वाले ड्राइंग रूम्स की सियासत को गली मोहल्लों और आम आदमी को अपने हक का फैसला करने का इख्तियार देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी बनाई जा रही है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने जो है वो धमकी को नज़रअंदाज किया, जिसने उम्मत मुस्लिमा को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का तोहफा दिया, जिसने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, जिसने बेज़मीन किसानों को मालिकाना हुकूक दिलाए। लेकिन शहीद भुट्टो की यह बरसी ऐन उस वक्त आई है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार के रोज ही 73 के आइन की बेहुरमती कर दी है। कौम शहीद जमहूरियत को आज ऐन उस वक्त याद कर रही है जब मुल्क में ज़ाती अना की तस्कीन के लिए असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं, जबकि ऐवान का मुस्तकबिल अदालतों में जेर समात है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जी रेड जोन में एहतजाज करने का ऐलान भी कर रखा है। मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा यहाँ इस्लामाबाद में और रेड जोन के बाहर, और मैं यह चाहता हूँ कि लाहौर में भी जिस होटल के बाद बाहर खरीदो फरोख्त हो रही है वहाँ भी प्रोटेस्ट करें इशा की नमाज के बाद। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने अमरीकी खत पर अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तर्जुमान पाक फौज से कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से वजाहत तलब की। बिलावल भुट्टो जरदारी में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी बगावत को जवाज देने के लिए बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज वजाहत करें कि क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कौमी असम्बली के 197 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार देकर गद्दार करार दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि दफ्तर खारजा या वजारत दिफा 7 से 27 मार्च के दरमियान बैरूनी साजिश के हवाले से सरकारी मरासलात को सामने ला सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यकीनन इस सतह की साजिश को बजाय सिफारती मरासले के हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए बेनकाब होना चाहिए। इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज्यादा अहम नहीं है। उधर अपोजिशन क़यादत ने भी डिप्टी स्पीकर के इक़दाम को गैर आईनी और गैर करार दिया है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। 3 नवंबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने भी यही गैर आईनी हरकत की थी। इमरान खान और उनके हवारियों ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आज़म ने अपनी अना की वजह से अदम एतमाद का जो सिलसिला है इसको आइन तोड़ के सैबोटाज करने की कोशिश की है, मगर वज़ीर आज़म को अंदाजा नहीं है कि हुआ क्या। आला अदलिया से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस कू को एड्रेस करने, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक फुल कोर्ट बेंच इस अहम फैसला सुना दे। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को गैर आईनी करार दिए जाने के मामले पर नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते, सबको सुनकर फैसला करना होगा, जबकि मजीद समाअत कल यानी मंगल के रोज 12 बजे होगी। आज की साथ पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल का आगाज किया तो अदालत से इस्तदा की कि अहम नौयत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको बेंच में मौजूद किसी जज पर एतराज है तो बताएं, अगर किसी को हम पर एतमाद नहीं है तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की जरूरत है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको अपने केस की क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि अदालत को तयन करने दें कि कौन सा सवाल कितना अहम है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि मामले पर आज ही मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि अपोजिशन ने 8 मार्च को इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दी। कवायद के मुताबिक रिक्वेजिशन जमा हो जाए तो स्पीकर 14 रोज में इजलास बुलाने का पाबंद होता है। उनके मुताबिक स्पीकर ने 27 मार्च को इजलास बुलाया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फारूक एच नाइक को कहा कि आपका केस इजलास बर वक्त बुलाने का नहीं है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि स्पीकर ने इजलास ताखीर से बुलाने की वजूहात जारी की थी या नहीं, आप इस पर मौक़िफ़ दे सकते हैं। फारूक नाइन ने अदालत को बताया कि स्पीकर ने 25 मार्च को इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया। उनका कहना था कि जब 28 को इजलास बुलाया गया तो एक रुकन की वफात पर फातह खानी के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या ऑर्डर ऑफ द डे तब जारी होते हैं जब असम्बली का इजलास चल रहा हो। उन्होंने मजीद कहा कि क्या स्पीकर 10 मार्च को ऑर्डर ऑफ द डे जारी करने का दिन नहीं था, ऑर्डर सर्कुलेट का दिन था। जस्टिस मुनीब के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पेश होने की इजाज़त पर दिन की मियाद शुरू हो जाती है। अगर मेंबर्स की अक्सरियत कहती है कि तहरीक पेश ना हुई तो तहरीक की वक़्त नहीं होगी। जस्टिस मुनीब ने मजीद कहा कि अगर अक्सरियत 100 की है और 50 अरकान कहते हैं कि तहरीक पेश हो और 50 कहे कि ना हो तो क्या तहरीक पेश होगी? जस्टिस मुनीब ने पूछा कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाज़त स्पीकर देता है या ऐवान? क्या यह स्पीकर का इख्तियार है कि वो तहरीक पेश करने की इजाज़त ना दे? उन्होंने इस्तफसार किया कि अगर स्पीकर तहरीक पेश करने की इजाज़त ना दे तो फिर क्या होता है? उन्होंने पूछा कि स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए कौन सा दिन दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर डायरेक्ट वोटिंग का दिन कैसे दिया जा सकता है। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी।
उन्होंने अपनी स्पीकर की रूलिंग भी अदालत में पेश की। फारूक शनाइक ने बताया कि 31 मार्च को अदम एतमाद पर बहस होना थी, मगर इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। उनके मुताबिक 7 रोज में वोटिंग होना था। 4 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था। फारूक शनाइक ने अदालत को बताया कि 3 अप्रैल को वोटिंग के लिए इजलास बुलाया गया। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 95 में बहस नहीं, सिर्फ वोटिंग का जिक्र है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि स्पीकर ने किस रूल के तहत रूलिंग जारी की है। फारूक शनाइक ने अदालत को बताया कि स्पीकर को मालूम था कि यह गैर कानूनी कदम है, इसलिए वो मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि अगर ईवान में कोई सवाल उठता है तो इस पर ईवान में बहस लाजमी होती है। फारूक शनाइक का कहना था कि फवाद चौधरी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस हो सकती थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फवाद चौधरी के सवाल पर बहस ना कराना प्रोसीजरल गलती हो सकती है, जिस पर फारूक शनाइक ने कहा नहीं, ये प्रोसीजर इशू नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या डिप्टी स्पीकर को रूल्स के मुताबिक ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार है। उनका मजीद कहना था कि रूल 28 के तहत स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार है। जस्टिस मुनीब अख्तर का मजीद कहना था कि स्पीकर रूलिंग ऐवान में या अपने ऑफिस में फाइल दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या स्पीकर अपनी रूलिंग वापस ले सकता है। फारूक शनाइक ने बताया कि रूलिंग वापस लेने के हवाले से असेंबली रूल्स खामोश हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक अपनी स्पीकर के अदम मौजूदगी में इजलास को चलाता है, डेप्यूटी स्पीकर मौजूद होता है। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में डेप्यूटी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग में पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। उनके मुताबिक ऑपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में सारा मामला रखा गया था। चीफ जस्टिस का कहना था कि केस कल तक मुलतवी कर देते हैं, जिस पर फारूक शनाइक ने इस्तदा की कि आज ही मुकम्मल इस केस की समाअत मंगल 12:05 तक मुलतवी कर दी गई है। उधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 90 दिन में इंतखाबात का इनेकाद कराना चाहती है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया गया है, जबकि अपनी तरफ से जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म कर दिया गया है। अब निगरान वज़ीर आज़म के मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की समाअत पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले शहबाज शरीफ साहब इस पर क्या राय रखते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने क्या कहा है, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। एक आइन और कानून को तोड़ने वाले जिसमें प्रेसिडेंट शामिल है, वो हमें खत लिख रहे और एंगेज करें, किस तरह मुमकिन है। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि यूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला इस वक्त जेर समाअत है, ये मामला इस मरासले पर आन खड़ा हुआ है। जो मरासला बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिक केबल है और सारा उसी पर बेस करता है। आपको क्या लगता है कि क्या इस खत के कंटेंट्स अगर हुकूमत प्रूव कर देती है तो ये सारा मामला हुकूमती जो है वो तरफ चला जाएगा? फिर देखिए खत की रेलेवेंस सिर्फ रूलिंग की हद तक ही है कि रूलिंग की बेसिस को खत को बनाया गया है, तो इसलिए एन मुमकिन है कि अदालत को उस खत पर भी कुछ ना कुछ अपना इजहार करना पड़े, क्योंकि एवेल्युएट करना पड़े कि आया ये खत जो है ये आया वजह बन सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने की। इस हद तक शायद इसका कोई रेलेवेंस हो। अदरवाइज बुनियादी बात तो ये है कि अगर एक सेशन बुलाया गया है खास तौर पे एक मकसद के लिए जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, क्या उस सेशन को किसी भी बुनियाद पर आप एडजर्न कर सकते हैं कि नहीं, या उसको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं? मैं समझता हूँ वो नहीं हो सकता, और ये भी कोई बहाना नहीं, चाहे वो खत में कुछ भी हो, वो खत की बुनियाद पर नहीं हो सकता। लेकिन अगर अदालत चाहे कि हम देख लें कि खत क्या है, इसके कंटेंट्स में कोई वजह बन सकती है, तो फिर देख लें बेशक। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई इस खत का इतना करीबी किरदार नहीं होना चाहिए। देखिए हामिद खान साहब, आर्टिकल 5(1) की प्ली लेकर हुकूमत ने जो इस सेशन को एडजर्न किया, डेप्यूटी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, उसमें तो जो बेसिस है वही खत है। और अगर इस खत के कंटेंट्स को हुकूमत साबित करने में कामयाब हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मांगेगी तो हम इस खत को पेश कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस रूलिंग के फॉर्म में, यानी हुकूमत के हक में फैसला नहीं दे सकी? देखिए, वो खत अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है? उस खत से क्या जाहिर होता है? कोई चीज उससे ये जाहिर तो नहीं हो गया कि ये जो जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पेश की है, इनका उससे कोई ताल्लुक है उस खत से, या खत के लिखने वालों से, या खत से में जिन लोगों का जिक्र किया उससे? तो ये तो कोई खत तो सेल्फ कोई चीज नहीं है। लेकिन हामिद खान साहब, आपको पता है हुकूमत के पास तो एजेंसीज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अगर वो ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि ऑपोजिशन के राब्ते थे, या कोई टेलीफोन कॉल्स थी, या कोई ऐसी लीक्ड कॉन्वर्सेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी जाती है, आप समझते हैं कि तब भी इस खत की कोई हैसियत नहीं?
मेरे नजदीक किसी तौर पर भी ये कंट्रोवर्सी नहीं रेज हो सकती खत वाली, क्योंकि ये बड़ा सीरियस केस है कि जब कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि आधे से ज्यादा वोटर वोट डालेंगे नेशनल असेंबली के, इसका मतलब है कि इनको मुंतखब करने में मुल्क की आधी अवाम का हाथ है। क्या हम उन आधी अवाम को या उनके मुंतखब नुमाइंदों को कंडेम कर सकते हैं कि इनका किसी से राब्ता था या नहीं था, ये मुल्क के साथ वफादार थे कि नहीं? वफादारी मुल्क के साथ तज़्यूम की दी जाती है हर शख्स की जो मुल्क का शहरी है। इसलिए इस चैप्टर को खोलना ही बहुत गलत बात होगी कि जहां आप लोगों की और खास तौर पे नुमाइंदे जो हैं लोगों के, उनकी कौम और मुल्क और आइन के साथ वफादारियों पर आप क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दें, तो बात खत्म नहीं होती। वो तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा, और ये ट्रायल वगैरह होल्ड करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, क्योंकि ये तो फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया ना। आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में सुप्रीम कोर्ट को उलझाना चाहते हैं। ये सामने सिर्फ आईनी और कानूनी मामला ही आ सकते हैं, और उन आईनी और कानूनी मामला में देखने की चीज ये है कि आया इस किस्म की रूलिंग देने का वो मजाज है भी कि नहीं। लेकिन इस पर हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है ना कि इस स्पीकर की रूलिंग को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर जो कुछ हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको नल एंड वॉइड करार नहीं दे सकती, उसको कलअदम नहीं करार दिया जा सकता, आर्टिकल 69 का हवाला देते हुए। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोसीडिंग्स की हद तक उसमें कहा गया है, यानी कोई मेंबर जब किसी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेता है वहां पर जो तकरीर करता है, मिसाल के तौर पे इसी मोशन को आप ले लें, इसमें बहरहाल जो लोग एक्यूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनको भी सुना जाएगा। सेशन में उनका राइट है कि वो प्रेजेंट करें और उसके ऊपर पूरी तकरीर करें, कहें कि जी हमारे ख्याल में इस वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस खत्म लूज कर गए हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर के किसी नुमाइंदे को भी हक हासिल होना चाहिए कि उसको रिपोर्ट करे हाउस के सामने कि यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस सूरत में इन दोनों को जो अपने अपने व्यू पॉइंट पेश करेंगे, उनके जो भी कंटेंट होगा उस तकरीर को तो वाकई ही इस्तिस्ना होगा हासिल, लेकिन जो रूलिंग बाद में आएगी उसको इस तरह से इस्तिस्ना हासिल नहीं, खासतौर पर इस किस्म की। तो हामिद खान साहब, अगर रूलिंग को सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके खिलाफ फैसला आता है, तो फिर क्या ये सबवर्जन या एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो मुनहसिर है कि वो जब फैसला करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, वो अपना फैसले में सिर्फ इस हद तक कहते हैं कि स्पीकर ने, ये डिप्टी स्पीकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसकंसीव किया है और वायलेट किया है, या उसमें उसकी इंटेंशन भी बताई जाती है, इसको मेलाफाइडे भी डिक्लेयर किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि किसी के इंस्ट्रक्शन से किया है, अपने जहन को इस्तेमाल नहीं किया, अपने अहदे को सही इस्तेमाल नहीं किया। तो इन सारी सूरतों में डिपेंड करेगा कि उसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी इसके मामले में, उससे आगे क्वेश्चन अराइज होगा कि आया इसमें उसको सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं। अगर तो वो फैसले में यही कहते हैं कि उसने मिसरीड कर दिया, उसको समझ नहीं आई, और वो सिर्फ एक वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे आर्टिकल 6 अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि इसमें बदनीयती का अंसर था, इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन ली हुई थी, पहले से सोच के आए हुए थे, और लिखे लिखाया टेक्स्ट था, उसी टेक्स्ट को पढ़ दिया, वहां पर कोई रूलिंग अपने तौर पे नहीं दी, पर किसी की डिक्टेट कराई हुई रूलिंग को पढ़ दिया, तो फिर उसके नतायज कुछ और होंगे। आमिर खान साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो इस पर जल्द अज जल्द आज ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फिर यकीनन दूसरे फरीक को भी सुनना इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आपको लगता है कि इस पर कोई मजीद वक्त लग जाएगा ये आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स देने में, या आपको लगता है कि कल तक ये फैसला मुतवक्किल है? उन्हें कर देना चाहिए कल तक फैसला, क्योंकि मुल्क सारा एक तजब्जुब की हालत में है, आईनी बहरान है। इसको लंबा करना जो है उससे एक तो अच्छा किया उन्होंने संडे वाले दिन ही इसमें सो मोटर नोटिस लेके, ये क्योंकि कौमी नौइयत का एक बहुत अहम मामला था और आइन की बुनियादी मसले से मुतल्लिका था, तो इस सूरत में उन्होंने बहुत अच्छा किया कि सो मोटर नोटिस लेके कार्रवाई शुरू कर दी।
मेरे नजदीक आज उनको 1 बजे का टाइम नहीं, आज सुबह 9:30 से सुनते हैं, हो सकता है आज ही सारी पार्टीज को सुनकर वो फैसला करने के पोजीशन में आ जाते। इन एनी केस कल भी मैं थोड़ा सा इस पर हैरान हूँ कि 12 बजे क्यों रखा, 9:30 क्यों नहीं रखा। एक दिन में सुन लें जिनको भी सुनना है, अपोजिशन को भी, गवर्नमेंट को भी, और भी किसी को वो सुनना चाहते हैं तो सुन लें और इस मामले को जल्द से जल्द निपटा दें ताकि मुल्क जो है तज़व्वुज़ की हालत से निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, दूसरी जानिब सदर मुमलिकत की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म की नाम की तजवीज़ के लिए जो है वो ख़त लिखा गया है, जिस पर अपोजिशन लीडर का रद्दमल भी सामने आ गया। अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा बात करेंगे। इस वक्त सरबराह पिल्डाट सीनियर कॉलमिस्ट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद बिलाल साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, एक तरफ समाअत चल रही है, दूसरी तरफ निगरान सेटअप के लिए कोशिश हो रही है। सदर मुमलिकत ने नाम तजवीज़ करने के लिए अपोजिशन लीडर को खत लिखा, जिस पर 2 टोक जवाब आ गया अपोजिशन लीडर का। अगर ये कंसल्टेशन का प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ता है तो फिर ये मामला इंतखाबात से मुताल्लिक आगे कैसे बढ़ सकेगा? जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर तो जारी किया नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं करती या जो कुछ हो चुका है उसको रिवर्स नहीं करती, जिसका अगर होना था तो उसे आज होना चाहिए था, कल हो जाना चाहिए था। अब उसके इम्कानात तो वक्त गुजरने के साथ कम से कमतर होते चले जाएंगे। तो अब ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो तो आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि अनाउंस हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुकी है असेंबली, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और उसके लिए सदर ममलकत ने जो ख़त लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक तो उनके ज़िम्मे है कि 3 दिन के अंदर ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन आउट गोइंग असम्बली में से ये बैठ के और किसी नाम पे मुत्तफिक हो जाए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो उसके लिए कंसल्टेशन का एहतमाम सदर ममलकत करते हैं। तो उन्होंने अगर ख़त लिखा है तो ठीक लिखा है। और मेरे ख्याल में अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन उसके जवाब में खामोश रहते हैं, कुछ नहीं करते, तो इसका नुकसान इसमें इख्तलाफ को ही होगा। वो सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर अपना केस प्लीड करें और कोशिश करें कि उनकी बात तक वो कन्विंस कर सके उन्हें, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, इलेक्शन के प्रोसेस को हाथ से ना जाने दें। जी अहमद बिलाल साहब, ये मामला चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का नहीं है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अपॉइंटमेंट का नहीं है, बल्कि निगरान वजीर आजम की अपॉइंटमेंट का मामला है। और ऑब्वियसली निगरान सेटअप जब तक नहीं आएगा तो इलेक्शन अगर होने तो इलेक्शन की तैयारी का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकेगा। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी डिसीजन होता है, मतलब एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डेप्यूटी स्पीकर्स रूलिंग फैसला दे दे, लेकिन अगर नहीं होता और वो अपनी जगह पर स्टैंड करती है तो फिर उसमें ऑपोजिशन का ड्यू कोर्स क्या होना चाहिए, फिर क्या प्रोसीजर होना चाहिए जिसको उनको ऑप्ट करना चाहिए? देखिए, ये प्रोसेस तो नहीं रुकेगा। अगर फर्ज करें अपोजिशन इसमें हिस्सा ना ले तो भी प्रोसेस नहीं रुकेगा। प्रोसेस ऐसा है कि ये अगर बिलाखिर फिर ये इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा कि निगरान वज़ीर आज़म किसे होना है, और वो उन नामों में से एक नाम पिक करेगा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म प्रपोज़ करेंगे, 2-2 नाम। अगर फ़र्ज़ करें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नाम ही प्रपोज़ नहीं करते तो फिर उनके पास सिर्फ यही चॉइस रह जाएगी कि वज़ीर आज़म के दिए हुए नामों में से एक नाम पिक कर लें। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि यह प्रोसेस ही रुक जाए। प्रोसेस होता रहेगा और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो नुकसान उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ का होगा। और अहमद बिलाल साहब, इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम आप क्या समझ रहे हैं जो हुकूमत ने किया है? यकीनन ये मामला तो ऑब्वियसली मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस इन द कोर्ट, लेकिन आपको ऑपोजिशन इसका नुकसान उठाते हुए देख रही है? मतलब ओवरऑल आप देख रहे हैं कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, मजमूई तौर पर लूजिंग एंड पे कौन है? देखिए, ये तो अभी कबल वक्त कहना कि लूजिंग एंड पे कौन है। लूजिंग एंड से मुराद क्या है? अगर फ़र्ज़ करें मुराद ये है कि अगला इलेक्शन किसने जीतना है, असल चीज़ तो ये है। क्योंकि फ़र्ज़ करें ये केस में कोई एक फरीक जीत जाए या दूसरा जीत जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो फ़ैसला होना है इक़्तिदार का वो तो इलेक्शन के ज़रिए होना है। तो इलेक्शन के लिए किसकी तैयारी ज़्यादा है, किसका बयानिया पब्लिक में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है,
वो फैसला करेगा कि कौन जीता है अल्टीमेटली। लेकिन अभी बिलाल साहब, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है जिस पर हम आपके साथ कई बार प्रोग्राम में इस पर राय ले चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर जो कानून साजी हुई, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक जो लेजिस्लेशन हुई, ऑपोजिशन तो इस मूड में लग रही थी कि वो सबसे पहले तो इस कानून साजी को अंडू करेंगे, जिसका उन्हें मौका मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या उसी तरीके से फिर इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाएगा जो रिफॉर्म्स अभी तक हो चुकी हैं? देखिए, अब हालात ऐसे हैं कि इनमें ये चीज़ें खुद इररेलेवेंट हो गई हैं, क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो इम्पॉसिबल है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता 90 दिन के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इररेलेवेंट हो गई हैं। अगर कुछ वक्त मिलता तो फिर ये शायद सवाल पैदा होता कि कुछ हलकों में कर लें, कुछ में ना करें, सब में करें ना करें, उसके लिए भी शक वाली बात थी। लेकिन 3 महीने के अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये मुमकिन हो सके। और फिर अभी बिलाल साहब, जो निगरान सेटअप है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो नहीं कर सकेगा, मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंडाज के जो इंतखाबी इस्लाहात है वो होनी चाहिए। पीडीएम का एक एजेंडा था कि इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह इलेक्शंस में जाएंगे तो फिर क्या वही नतीजा होगा कि जिसमें जीतने वाली जमात तो खुशियाँ बनाती है और हारने वाले जो है वो धांधली के इल्ज़ाम लगाते हैं? देखें, इंतखाबी इस्लाहात को बतौर एक नारे के इस्तेमाल करना तो अलग बात है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे यहाँ इंतखाबी इस्लाहात की कोई ऐसी इस वक्त कोई क्रिटिकल ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ इंतखाबी इस्लाहात बहुत सी हो चुकी हुई हैं, सिर्फ मामला उनके ऊपर अमल दरामद का है। उनके ऊपर ठीक से अमल दरामद कर लिया जाए तो हम बहुत अच्छे इंतखाबात हो सकते हैं। कौन सी ऐसी इंतखाबी इस्लाहात हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है? हमारे यहाँ बहुत सी इंतखाबी इस्लाहात हो चुकी हुई हैं। ये एक ऐसे ही एक नारा इस्तेमाल होता है और आम लोगों में कहा जाता है कि इंतखाबी इस्लाहात होने वाली हैं। कोई ऐसी इंतखाबी इस्लाहात होने वाली नहीं है जो क्रिटिकल हों इंतखाबी अमल को साफ शफाफ बनाने के लिए। सर, लास्टली ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन जब ये कह रही थी कि हम कुछ मामलात को अनडू करना चाहते हैं, और अगर उसके बगैर ऑपोजिशन इलेक्शंस में जारी होगी तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड या इवन प्लेइंग फील्ड है हुकूमत के साथ, वो ऑपोजिशन को मिल पाएगा? उनको वाजे करना चाहिए वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, सिवाय इसके कि उनके खिलाफ कुछ केसेस हैं और उनके खिलाफ कोई तहकीकात हो रही हैं जिसकी वजह से वो शायद अंडर प्रेशर होंगे। लेकिन इसके अलावा देखिए, अगर फ़र्ज़ करें उनका इशारा ईवीएम की तरफ था या उनका इशारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट की तरफ था, तो वो तो अब वैसे ही मेरे ख्याल में इररेलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि वक्त नहीं है उनके लिए। लेकिन इसके अलावा वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, तो वो इलेक्शन कमीशन करने के लिए वो ऑब्लिगेटेड है कि वो ये करे। इलेक्शन कमीशन को ये काम करना होगा, क्योंकि अब सारी पावर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ मुंतकिल हो जाएंगी और उनको इस बात का एहतमाम करना है कि इलेक्शन फ्री फेयर हों और इसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर सूबाई वजीर इमरान खान के इब्तदाई दिनों के साथ ही अलीम खान साहब ने एक बड़ी तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कुछ इल्ज़ामात उठाए। उस्मान बुज़दार और फराह खान पर करप्शन के इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में उस्मान बुज़दार के इस्तीफे और बदलती सियासी सूरत हाल के बाद साबिक वज़ीर आला पर करप्शन के इल्ज़ामात में इजाफा हो रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने खातून अव्वल की दोस्त फराह खान पर ट्रांसफर, पोस्टिंग और दीगर मामलात में पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसके बाद आज खबरें सामने आई कि खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान दुबई रवाना हो गई हैं। फराह खान का नाम फरज शहजादी है, जो 3 अप्रैल की सुबह रवाना हुई हैं। फराह खान के खाविद एहसन जमील 31 मार्च को अमरीका रवाना हुए हैं और ज़रा FIA के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी पर बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, किसी को इल्ज़ामात पर बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता। जबकि आज ही अलीम खान ने भी फराह खान पर पैसे लेकर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग इल्ज़ाम आयद किया है। वो एक तहलका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो आपके सामने रखता है। यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफर पोस्टिंग में मौजूद थी और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीजें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशन होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अवाम के सामने आ जाएंगे। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी।
इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज अब्दुल अलीम खान साहब बोले हैं, कोई ऑपोजिशन का रहनुमा नहीं था बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े देरीना साथी अब्दुल अलीम खान साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोगों में रहे हैं। उन्होंने फराह खान पर, जो खातून अव्वल की दोस्त है, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं। ना सिर्फ फराह खान पर बल्कि उस्मान बुज़दार साहब से मुताल्लिक भी कहा है, और कोई और नहीं कह रहा बल्कि अलीम खान साहब कह रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अलीम खान साहब की सारी गुफ्तगू मैंने सुनी। मेरे लिए भी एक खबर है, जिस तरह आपके लिए और बाकी लोगों के लिए। एक तो मुझे अब्दुल अलीम खान साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ होने वाली तमाम जद्दोजहद मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं उनका बड़ा कदरदान हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, इसमें कतन कोई शक नहीं है कि उन्होंने बेपनाह मेहनत की, सख्तें बर्दाश्त की तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अच्छा, मेरे लिए एज ए पोलिटिकल वर्कर ये बड़ी हैरान कुन बात होती है कि जब हम इक़्तिदार के दिनों में होते हैं, जब हम उस सारे काफिले के साथ होते हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होते हैं, हम उस वक्त इतने बेखबर क्यों होते हैं? अब्दुल अलीम खान साहब पंजाब में सीनियर वजीर थे। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार पार्लियामानी पार्टी को हेड किया करते थे, तो उनके दाएं जाने वजीर कानून और बाईं तरफ अब्दुल अलीम खान साहब विराजमान होते थे, तशरीफ फरमा होते थे। अब उनकी गुफ्तगू है, मैं तो उस डोमेन का हिस्सा नहीं हूं कि मैं किसी खातून के बारे में बगैर किसी सबूत के कोई बात करूं। हाँ, उनके पास अगर कोई सबूत है वो कौम के सामने पेश करें। वो ऑन ओथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ ये। और आपको याद होगा, आपने देखिए अब्दुल अलीम खान साहब की स्ट्रगल देखी, उन्होंने मेंशन भी किया कि अगर मुझसे किसी ने आधी भी मेहनत की है तो उसका नाम खान साहब बता दें। लेकिन अलीम खान साहब जो कुछ कह रहे हैं वो कह रहे हैं मैं हलफन कह रहा हूँ, और अगर किसी को कुछ शक है तो इमरान खान साहब को वो कह रहे हैं कि आइए मेरे साथ बैठ जाइए। देखें जी, जब कोई शख्स ऑन ओथ कह रहा होता है, फिर मैं कौन होता हूँ ये जुर्रत करूँ कि मैं कहूँ जी उनका ओथ सही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, मैं भी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग्स का हिस्सा रहा। पंजाब की जो थिंक टैंक था, मैं उसकी इतना करीब तो नहीं था, लेकिन चूंकि बतौर स्पोक्समैन, बतौर पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजों से वाकिफ हूँ। मैं भी क्वेश्चन करता हूँ अलीम खान साहब से कि हम तो इन्हीं को अपना लीडर समझ के इनके साथ बैठे हुआ करते थे, हम बहुत सारी चीजों के खुद भी गवाह हैं, लेकिन ये वक्त और इस अंदाज में ये सारी तनकीद करना, ये पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आ रहा। अलीम खान साहब को ने जिस तरह से सब्र से, इट लुक्स एज इफ इट्स जस्ट द बिगिनिंग। वो कह रहे हैं कि नए पाकिस्तान के सारे लिबादे खोलूंगा, वो खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि बहुत सारी चीजें भी अनफोल्ड होंगी। तो नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप इन्हीं को देखकर जो है वो चलते थे। अब अगर ये लोग ये बात कर रहे हैं तो इसके बाद आप भी सोचेंगे कि मजीद चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मैं तो इमरान खान का फॉलोअर हूं। मैंने अलीम खान साहब को भी, जहांगीर खान तरीन साहब को भी इमरान खान के नारे लगाते देखा। मैं इनकी इज्जत और एहतराम जाती हैसियत में तो हमेशा करूंगा, लेकिन पॉलिटिकली इज्जत और एहतराम उस वक्त तक था जब तक अब्दुल अलीम खान साहब ने इमरान खान का झंडा हाथ में उठाया हुआ था। आज अलीम खान साहब जिनके साथ बैठे हुए हैं और अलीम खान साहब के साथ जो 2 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, उस्मान बुज़दार की जितनी भी उस पर इल्जामात लगे हैं, उसमें 2 मिनिस्टर्स का, जो लाहौर के मिनिस्टर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो सारे ऐसे काम जो वो मिनिस्टर्स किया करते थे वो उस्मान बुज़दार के खाते में जाया करते थे। इतना जुल्म नहीं है, इतनी कोई दरिंदगी नहीं मची हुई थी। फिर नदीम कुरैशी, मिनिस्टर्स तो आप ही के थे ना सर, फिर आपकी नाक के नीचे करप्शन हो रही थी, यानी पंजाब हुकूमत करप्शन कर रही थी। देखिए, मैंने करप्शन की बात नहीं की, मैंने आपको कहा नहीं, आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा था इन मिनिस्टर्स के इमा पर हो रहा था, तो यानी इसका मतलब करप्शन तो हुई है ना सर? मेरी बात मुकम्मल हो। मैंने ये कहा कि ये 2 मिनिस्टर मेन डिसीजन मेकिंग पोजीशन में थे। अगर कुछ हो रहा था तो ये भी उतने रिस्पॉन्सिबल है जितना उस्मान बुज़दार साहब है। नहीं, लेकिन अब्दुल अलीम खान साहब कहाँ डिसीजन मेकिंग में थे? उनको तो आपने कॉर्नर्ड किया हुआ था, बल्कि वो है जो नैब की चक्की भी काट चुके हैं सर। देखिए, मैं कर्ज करूंगा आपको, मैंने पहले भी कहा अलीम खान साहब ने बड़ी मेहनत की, उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस जमात के लिए, हम सब वर्कर्स उनका एहतराम करते हैं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरी अपनी एक राय है, अलीम खान साहब की अपनी एक राय है। मुझे आज उनकी सारी गुफ्तगू सुन के बड़ी तकलीफ और दुख हुआ। जब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास एज ए मिनिस्टर फूड इस्तीफे के लिए गए, तो उन्होंने वहां ये फरमाया कि जी मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, आपसे इजाजत लेने आया हूँ। इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। इनको खान साहब ने भी हमेशा इज्जत और एहतराम दी। ठीक है, उनका फैसला है। आज वो वक्त के उन ताकतों के साथ जा बैठे। देखिए, अब्दुल अलीम खान साहब की अपनी एक फॉलोइंग तो है ना जी नदीम कुरैशी साहब, तो कितना डैमेजिंग हो जाएगा आपके लिए, खासतौर पे पंजाब में, जब अब्दुल अलीम खान साहब जैसे स्टेचर का आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये करप्शन के इल्जामात लगा रहा है। देखिए, हमारे शो में मखदूम बासित बुखारी साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब ने तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए की करप्शन की होगी।
ये बासित बुखारी कह रहे थे, लेकिन आज जब अब्दुल अलीम खान कह रहे हैं तो आपको लगता है कि जो फॉलोअर बेस है वो मुतासिर तो होगी एज फार एज पंजाब इज कंसर्न? बासित बुखारी साहब साउथ पंजाब से, मैं भी साउथ पंजाब से हूँ। जितनी करप्शन बासित बुखारी ने की है साउथ पंजाब की तारीख में किसी शख्स ने नहीं की। तो देखिए ना, फिर बासित बुखारी भी आप ही के मेंबर थे, तो आप ये भी इंडोर्स कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने करप्शन तो की है ना फिर नदीम कुरैशी साहब? एक बासित बुखारी ने तो तहरीक इंसाफ में करप्शन नहीं की। बासित बुखारी का तो रिकॉर्ड यही है, वो PMLQ का हिस्सा था, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा था। तो फिर आपने एक ऐसे करप्ट शख्स को अपने साथ ले लिया। अब सुने ना, एक तो आप बात नहीं कर रहे थे, मैं एक अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये कोई मतलब कोई ये किसी खुफिया एजेंसी का ऑफिस नहीं है कि आप किसी को आने से मना करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में लोग ज्वाइन करते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में लोग आते रहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, अगर बासित बुखारी को इतनी ही करप्शन नजर आती थी तो आज से 3 माह पहले मैंने अपनी आंखों के सामने उसको उस्मान बुज़दार साहब के हाथ चूमते देखा, घुटनों के हाथ लगा। अच्छा, लास्टली नदीम कुरैशी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को उन्होंने चैलेंज किया कि आइए मेरे साथ बैठकर मुकाबला करें, तो आपको तजवीज़ करेंगे खान साहब को कि अब्दुल अलीम खान साहब के जो इल्जामात हैं वो बड़ी संगीन नौयत के, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अच्छा, अब्दुल अलीम खान साहब इस बात को बड़ा माइंड कर जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने यहाँ पॉलिटिकल एलीट है ना जी, वो किसी वर्कर के साथ बैठ के बात करने में बड़ी अपनी तौहीन महसूस करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं, मैं चूंकि आम आदमी हूँ ना जी, पार्ट ऑफ द असेंबली हूँ, अलीम खान साहब का कुलीग हूँ। मैं अलीम खान साहब से आपके से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सेशन मेरे साथ भी कर लें, एक सेशन मेरे साथ करें, कुछ बातें मैं भी उनसे करना चाहता हूँ ऑन ईयर, और मेरा ये राइट है। वो भी एक मेंबर पंजाब असेंबली। आपके पास भी अब्दुल अलीम खान साहब के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है? मैं सबूत की बात नहीं कर रहा, मैं उनसे क्वेश्चनिंग करूंगा कि आप 3 साल सीनियर मिनिस्टर पंजाब रहे, किस कैपेसिटी में रहे? अगर आपके सामने करप्शन होती रही, आपकी मौजूदगी में ब्यूरोक्रेट्स AC और DC के ट्रांसफर कर रहे थे, आप खामोश क्यों बैठे थे? 2-3 करोड़ रुपए में ट्रांसफर हो रही थी, और ट्रांसफर कौन कर रहा था? फराह खान साहिबा, जो अब दुबई चली गई हैं। ये अब्दुल अलीम खान साहब कह रहे हैं। देखिए जी, जिस खातून का वो नाम ले रहे हैं ना जी, उनके भी बड़े कुर्बतदार अलीम खान साहब के पहलू में बैठे हुए हैं। अभी मैं देख रहा हूँ हमजा शहबाज के बिल्कुल पहलू में बैठे हुए हैं वो साहब, जिनका ये नाम ले रहे हैं। तो मैं देखे, इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। जब दोस्तों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो आदमी तहम्मुल से, तदब्बुर से सियासी बातें करे, ये जाती बातें करना। चलिए नदीम कुरैशी साहब, मुझे लास्टली बता दें, इससे फॉलोअर बेस जो है PTI की वो तो मुतासिर होगी। मतलब अगर इसी तरह के इल्जामात आप एक दूसरे के खिलाफ लगाते रहेंगे तो ये डैमेजिंग तो होगा, खासतौर पर नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर। देखिए, मैं अब्दुल अलीम खान साहब के सियासी कदकाठ से इनकार नहीं करूंगा, उनकी एक बड़ी स्टैंडिंग है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, मैं जाती तौर पर उनका बड़ा कदरदान हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता उन्होंने जो ये मूव किया इन वक्त के इन खुदाओं के खिलाफ जो जदोजहद इमरान खान कर रहे हैं, यार ये 35 साल से बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम हमारे साथ मौजूद थे। हमें क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्या है, इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन कहाँ खड़ी हुई है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासी कशमकश के दौरान मुल्की मईशत के लिए खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर माशी हालात को बरवक्त ना संभाला गया तो मुल्क अगले साल तक दिवालिया हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी सतह पर तेल और अशिया खोरनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में अगले चंद माह में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से $1.5 अरब की सब्सिडी देने और दरामदात में इजाफे के बाद मुल्क में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब तक गिर गए हैं और बजट तक ये ज़खायर मज़ीद कम होने का खदशा है। पाकिस्तान जो अपने टैक्स रेवेन्यू का 40% कर्ज के सूद की अदायगी में सर्फ कर देता है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में तेल और अशिया खुरोनोश की कीमतों ने तजारती खसारे को मजीद बिगाड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सब्सिडीज़ और टैक्स इक़दामात ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फेल आउट को ख़तरे में डालकर मसले को मजीद बढ़ाया है। मईशत एक नाजुक हालत में है और हुकूमत कर्ज लेने की तगोदो में है। अगर पाकिस्तान को IMF से मजीद कर्ज नहीं लिया जाता तो मुल्क 2023 तक दिवालिया हो सकता है। आलमी बैंक के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि फीकस मजमूई मुल्की पैदावार और हिंदुस्तान के मुकाबले में 1/3 से ज़ायद कम है, जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर 183वां गरीब तरीन मुल्क बनाती है। महंगाई ने इमरान खान को परेशान कर दिया है। बढ़ती हुई कीमत ने खान की मकबूलियत को ख़त्म कर दिया है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है।
अगर ये पॉलिटिकल टर्मोइल इसी तरह से लिंगर ऑन करता है, मजीद बढ़ता है, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो मजीद गहरी होती चली जाएगी। और असल में इसका नुकसान शायद किसी पॉलिटिकल फोर्स को तो नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं होगा, लेकिन एक कॉमनर, एक पाकिस्तानी इसका नुकसान ज़रूर उठाएगा। यकीनन तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इस वक्त सर जोड़ने की ज़रूरत है, मिल बैठकर कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क को इन ख़तरनाक हालात से निकाला जा सके और बेहतरी की जानिब गामज़न किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तो रखिए खैर, अल्लाह हाफ़िज़।